हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आप भी आज का आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। नेक्स्ट चैप्टर आपका मैट्रिसेस है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। बात करें कि टॉपिक ऑफ डिस्कशंस क्या होंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो थोड़ा सा बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि किसके रिगार्डिंग चीजें हम देखने जा रहे हैं। बाकी मैट्रिसेस के होता क्या है, मैट्रिसेस की कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, फॉर्मेशन अगर हमारे पास एलिमेंट्स गिवन हो तो किस तरीके से करते हैं, और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो मैट्रिसेस जब स्टार्ट करते हैं तो मैट्रिसेस इज नथिंग बट अरेंजमेंट, कह सकते हो इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब जब मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ तो वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। लाइक जनरल लाइफ में अगर आप देखोगे तो वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइक आपका क्लासरूम है, उसमें देखोगे वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें टेबल और बेंचेस वगैरह लगे रहते हैं, है ना। हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट भी इस तरीके से करते हैं कि वो रेक्टेंगुलर होता है। उसके अलावा और भी कोई चीज देख लो, किसी भी बिल्डिंग का लेआउट देख लो, है ना, वो भी देखोगे तो कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट के अंडर होता है। अब रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर है वो भी एक स्पेशल केस होता है आपके रेक्टेंगल का, ठीक है। तो हम इन जनरल रेक्टेंगुलर ही बोल देते हैं, ठीक है। हम उस अरेंजमेंट के अलावा हम अपने यहाँ मैथमेटिक्स में बात करें कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम किस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अरेंजमेंट की किसके, तो नंबर्स के, फंक्शंस के। अब नंबर्स वो रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, कांस्टेंट। अब नंबर बोलते तो खैर कांस्टेंट तो आएगा उसमें। तो इनका क्या है, अरेंजमेंट है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तुमने कहा कि जैसे कि आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, उससे हम लोग क्या कर रहे होते, तो हम अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो मैट्रिसेस है वो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अलग अप्रोच यहाँ से आज से हम सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैट्रिसेस के बारे में जान लेंगे, फिर इन्हीं मैट्रिसेस का यूज करके जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनको अरेंज करके मैट्रिसेस का टर्म में इनके मल्टीप्लीकेशन के थ्रू या फिर जो भी इनके पूरे कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बहरहाल बस आपको फिलहाल इतना जानना कि आपका मैट्रिसेस क्या है, अब क्या है। तो आपके पास एलिमेंट्स का कह लो, नंबर्स का कह लो, रियल और कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, या फिर फंक्शंस का क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, आयताकार अरेंजमेंट है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने कहा कि अगर मुझे कोई भी एक मैट्रिक्स या मैट्रिसेस को शो करना है तो पहली बात तो इसको नेमिंग हम करते हैं अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने कहा कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नाम लिखते हैं, यहाँ पे एम और एम एन लिखते हैं इन जनरल, और इसके अंदर मैं एलिमेंट लिखता हूँ A11 A12 इस तरीके से, और अगर कॉलम वाइज जाओगे तो A21 इस तरीके से मेरे पास एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अभी मैंने कितने एलिमेंट अरेंज करना क्या करना वो नहीं बताया, रीजन बीइंग कि इसको जानने से पहले मैंने कहा कि एक चीज पहले आपको जाननी है, तो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह की कोटि बोलते हैं इसको। क्या मतलब है, हमने कहा कि अगर आपने m बाई n लिखा हुआ है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो मैट्रिसेस आपने लिया है उसमें m रोज है, ठीक है, जिसको पंक्ति बोलते हैं, और n क्या है, आपके पास कॉलम है, ठीक है, मतलब स्तंभ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ना, इसको हम लोग रोज बोलते हैं, ठीक है, पंक्ति बोलते हैं। अब इसको डिनोट करना हुआ तो यूजुअली पहले को R1 बोल दिया, दूसरे को R2 बोल दिया, तीसरा हुआ तो R3 बोल दिया, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाते हैं। इसी तरीके से ये जो वर्टिकल्स अरेंजमेंट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिसेस में कितने रोज कितने कॉलम है ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पे नंबर से डिनोट करते हैं m बाई n। अब m और n दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स में भी कह लो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो भी जीरो को छोड़ के, क्योंकि अगर हम मैं किसी भी मैट्रिसेस को शो कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिया, मैंने कहा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से मैं मुझे जो हमारे पास एलिमेंट है, फंक्शन है, उनको अरेंज करना है।
तो कम से कम एक तो पंक्ति या रो या एक भी एलिमेंट तो लोगे, तो वैसे केसेस में कम से कम एक तो रो या कॉलम तो आ ही जाएगा। तो हमने कहा कि एम और एन की जो वैल्यू हो सकती है वो ऑलवेज क्या होंगी, चाहे वो एम हो चाहे एन हो, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगी, और लेस देन जो भी हो सकता है, आप जितना भी लेके जाना चाहो उतने रोज या कॉलम लेके चल दो, बट इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कहीं तक जा सकती है, ग्रेटर देन 1। सेम केस गोज विद द n एज वेल, तो यहां से n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है। ठीक है, तो अगर मुझे 3 रो 4 कॉलम का एक मैट्रिसेस बताना है, या फिर मान लो कि 2 रो 1 कॉलम या 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिसेस बतानी है, तो मैं इस तरीके से 2 by 2 लिखूंगा, और ये इसके अंदर क्या लिखूंगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा होगा, तो ये R1 को, ये डिनोट कर रहा होगा R2 को, ये डिनोट कर रहा होगा C1 को, और ये डिनोट कर रहा होगा आपके पास C2 को। ठीक है, अब यहाँ पे 2 by 2 लिया मैंने, तो 2 by 2 का मैट्रिसेस हो गया, जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है, आपको दिख भी रहा होगा कि R1 है, मेरे पास R2 है। पढ़ने का तरीका इसको क्या है, हम इसको पढ़ते हैं m/n, है ना। अब यहाँ पे लिखा 2 और 2, तो 2 by 2 लिख दिया। अगर कहीं पे 3 by 4 है तो 3 और 4 है तो 3 by 4। अब दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेइंग 12, है ना। कभी ये मत कर देना कि अच्छा 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा था तो, और ये 12 के बराबर है, ऐसा नहीं लिख देंगे यहाँ पे, ऐसा 4 नहीं लिख देंगे। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, दिस हैज डिफरेंट मीनिंग, है ना। इसके अलग मान है, इसके अलग मतलब है, जनरल मैथमेटिक्स वाला ये मल्टीप्लीकेशन नहीं। हालांकि इसका यूज करके हम एक चीज और जरूर जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर ये 2 by 2 का मैट्रिसेस है, तो हमने कहा कि अगर इसके अंदर रो और कॉलम एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे अरेंज्ड है, तो अगर मैं पूछूं कि कितने एलिमेंट्स है इसमें, तो मैंने कहा 2 एलिमेंट, 2 ऐसे दिख रहे, 2 ऐसे दिख रहे, तो टोटल 4 है। एक काम जरूर ये कर सकते हैं इसके यूज से, कि मैंने कहा कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मुझे बताने हो, जो भी यहाँ पे मैट्रिसेस गिवन है ऑफ मैट्रिसेस, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये 2 by 2 से मल्टीप्लाई करके जरूर ये जरूर बता दे सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होंगे, बट ऑर्डर बताते वक्त मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, आई होपफुली यहाँ पे मैंने कई सारी बातें आपको यहाँ पे डिलीवर करी, कि पहले होता क्या है, तो कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स में से शो कर दिया, एलिमेंट्स को रो और कॉलम के टर्म में हम लोग अरेंज करते हैं। रो और कॉलम की संख्या को बताने के लिए m/n इसका ऑर्डर लिखते हैं, किसको रो बोल रहे हैं किसको कॉलम बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई, तो हमने कहा कि इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं Aij, और यहाँ पे लिख दिया आपने m/n। ये जो ऊपर मैंने चीजें बताई वो यहाँ पे वैलिड है। क्यों, क्या है मतलब इसका, मैंने कहा कि Ij मैंने इससे लिखा है कि I और J क्या डिनोट कर रहे हैं, इसकी इसमें जो I है वो रिप्रेजेंट करता है रोज को, है ना, क्या है, रो को, और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, तो अगर मैं कोई एलिमेंट लिख रहा हूं और मुझे पहले रो और पहले कॉलम में चाहिए, राइट, तो ये पहला रो होगा, ये पहला कॉलम होगा। मुझे तीसरे रो पहले कॉलम में चाहिए, तो ये तीसरा रो होगा, पहला कॉलम होगा। तीसरे रो तीसरे कॉलम में चाहिए, तो ये 3 by 3 होगा। तो एक्चुअली में दिस शोज, या फिर इन जनरल आप इसको ऐसे बोल दो, दिस शोज द पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिसेस, कि हमको ये पता लग जाएगा कि कोई भी एक एलिमेंट को मैं लिख दूं ऐसे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन से रो और कौन से कॉलम में है, इसका एग्जैक्टली पोजीशन आपको पता लग जाएगा। अब अगर कोई भी एक जनरल मैट्रिसेस अगर हम ले लें, है ना, अब मान लो कि इसी में मैं 3 by 3 का एक मैट्रिसेस ले रहा हूँ, और अगर इसके एलिमेंट को लिखे, मैंने कहा कितने एलिमेंट आएंगे, तो आपने कहा कि अगर 3 by 3 का आप मैट्रिसेस ले रहे हो सर, तो यहाँ पे 3 by 3 लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल 9 आएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, तो अगर 9 एलिमेंट है तो लिखेंगे कैसे, हमने कहा कि अगर यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट लिख रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे पहली बात तो 3 रो 3 कॉलम है, यही लिख लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, और ये मेरे पास R3 है। सिमिलर वे में यहाँ पे मेरे पास ये आपका C1 है, ये मेरे पास आपका C2 है, एंड दिस वन इज C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, हिंदी में स्तंभ 1 स्तंभ 2 और स्तंभ 3। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये देखना है कि ये एलिमेंट कहाँ पे है, तो ये मुझे दिखेगा कि ये पहले रो में है,
और पहले कॉलम में है। तो अगर इसके मैं जो पोजीशन के हिसाब से इसको लिखना हुआ, मैं कैसे लिखूंगा? मैंने कहा कि एलिमेंट जो भी है इसको मैं लिख दूंगा A11। यहाँ पे कोई एलिमेंट मुझे लिखना है, लेट्स से मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा? तो मैं देखूंगा कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। तो ये तीसरे रो में है, दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पे तीसरा रो हुआ, दूसरा कॉलम हुआ। इसी वे में हर एक एलिमेंट को अरेंज करते हैं। और इन जनरल अगर आपको डिनोट करना तो ये 1 2 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। क्या क्या बातें समझ में आ गई कि कोई भी मैट्रिसेस के ऑर्डर के बेसिस पे हम इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे वो बता सकते हैं। उसके बेसिस पे उस मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट है उनके हम पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी होपफुली। तो आगे बात करते हैं इस पे, और ये बहुत ही सबसे फंडामेंटल है। हाँ, अब यहाँ फिर से वही बात होती कि m/n हमने कर दिया, तो जो I और J मैंने लिखा था इस पे कंडीशन हो सकती है ना, कि J क्या हो सकता है, I क्या हो सकता है। तो इस पे अगर फिर से एक जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन देख ले, मैंने छोटे छोटे से स्टार्ट करके एकदम जनरलाइज्ड फॉर्म में आपके पास लेके जा रहा हूँ। तो हमने कहा कि अब अगर इसका इन एकदम जनरलाइज्ड फॉर्म अगर लिखना है मुझे, लाइक मुझे नहीं पता कि m क्या है, मुझे नहीं पता कि n कितना है ना। ये m रो को डिनोट कर रहा है, ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। हमने कहा कि इन जनरल रिप्रेजेंटेशन तो ये होता है कि 1 1 यहाँ से शो करेंगे, 1 2 करेंगे, 1 3 करेंगे, एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा। तो देखोगे इन सब में पहला एलिमेंट तो क्या है, कांस्टेंट है। 1 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, तो 1 तो सब में सेम है। ये 3 चेंज होता है। अब 3 चेंज हो रहा है तो कहां तक जाएगा? हमने कहा कि 3 शो कर क्या कर रहा है, या फिर यहाँ पे दूसरे वाले एलिमेंट शो किसको कर रहे हैं, कॉलम को। कॉलम कितने हैं मेरे पास? टोटल n कॉलम्स है। तो क्या मैं इसको ये लिख दूं क्या, कि ये आखिरी n तक जाएगा। n की जो मैक्स वैल्यू हो सकती है, सॉरी j की जो मैक्स वैल्यू हो सकती है वो n हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर I और J पे आप कंडीशन लगाओ m/n के मैट्रिसेस पे, तो I की वैल्यू क्या होगी? हमने कहा कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट वुड बी लेस देन m। ये तो रोज को शो कर रहा है, J क्या कॉलम को डिनोट कर रहा है, तो इट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1 बट इट विल एंड टू n। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही है। तो इन जनरल ऐसे मुझे कॉलम में शो करना हो, तो कॉलम में जब शो करोगे तो ये क्या आएगा, A12 आया, ये दूसरा रो हो जाएगा, पहला कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप शो कर रहे हो A21 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से। अब इसमें देखोगे तो दूसरा वाला कांस्टेंट हो गया, पहला वाला चेंज हो रहा है। पहला वाला चेंज होने का मतलब क्या है, वो रो को डिनोट कर रहा है। तो कहां तक मैक्स जा सकता है, तो ये मैक्स जा सकता है AM1 तक। इसी तरीके से पूरे को हम लोग फिल कर सकते हैं। तो दिस इज आर जनरल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी अगर दूसरे को फिल करना स्टार्ट करोगे तो ये 2 2 आ जाएगा, ये 2 3 आएगा, एंड कहां तक जाएगा, तो A2n तक जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ तक करोगे तो ये लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो mn शो कर रहा होगा, क्योंकि mth रो और nth कॉलम में ये आ जाएगा, तो mn को शो कर रहा होगा। इस तरीके से एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा मैट्रिसेस का। अब व्यू का आई क्या लिख रहे हैं, जे क्या लिख रहे हैं, वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस भी मैंने बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ m/n है, लिखा है इसमें, क्या मतलब इसके रो और कॉलम को शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, इस तरीके से। अब इस पे आता है एक सवाल, बड़ा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है। ऊपर ये समझने के लिए भी कि जो भी हमने सीखा उसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 12 एलिमेंट है, 12 तत्व हैं, तो उसके संभावित क्रम क्या हो सकते हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है। यदि इसमें 7 तत्व हैं तो इसके संभावित क्रम क्या होंगे। ठीक है, कोटि क्या होगी, ऑर्डर कह लो, कोटि कह लो, क्रम कह लो। तो यहाँ पे हमने कहा कि मेरे पास कोई भी, अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ये मेरे पास है एक मैट्रिसेस, कोई इन जनरल रिप्रेजेंटेशन आई जैसे है, यहाँ पे m/n। हमने कहा कि जो भी मेरे पास मैट्रिसेस होगा उसके हम लोग ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते थे, तो वहां से नंबर ऑफ एलिमेंट मिलता था। अब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, तो कि ये कह रहा है कि 12। इसमें दो पार्ट है, वैसे ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दो क्वेश्चन है।
नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपको ऑलरेडी 12 है, तो ये 12 आया कहाँ से होगा, तो मुझे पता है कि ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर दो, m/n से आया होगा, और m/n से यहाँ पे 12 दे रहा है। इसका मतलब m और n दोनों रियल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, मिनिमम 1 हो सकता है उसके अलोंग। तो हमने कहा कि ये दो नंबर्स को शो कर रहे हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो हमने कहा कि ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 के बराबर होगा। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं 3 इंटू 4 कर दूं तब भी ये 12 हो जाएगा, या फिर एक सिक्वेंस में सोचने के स्टार्ट करें। हमने कहा कि 1 इंटू 12 करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा, 12 इंटू 1 भी करूंगा तब भी मुझे 12 मिलेगा, 2 इंटू 6 कर दूंगा तब भी मुझे 12 मिलेगा, 6 इंटू 2 करूंगा तब भी मुझे 12 मिलेगा, ठीक है। 3 इंटू 4 करेंगे तो भी हमें 12 मिल जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो भी 12 मिलेगा, और यहाँ पे आगे करें 5 से 12 नहीं मिलने वाला है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 6 से ऊपर कर चुके हैं, 7 से नहीं मिलेगा। तो ये पॉसिबल वो कॉम्बिनेशंस हैं जिससे क्या होगा, आपके वो मैट्रिसेस बनेगी जिसमें 12 एलिमेंट होंगे, 12 तत्व होंगे। तो अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 वो ऑर्डर हैं, 6 वो कोटियां हैं जिसमें आप मैट्रिसेस बना सकते हो और जो 12 एलिमेंट को कंटेन करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट से ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। तो अगर मेरे पास 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट्स है, तो उस केस में मेरे पास टोटल टोटल कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे, तो टोटल ऑर्डर्स या फिर पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोटि, ठीक है। कोठी मत बना देना ये आपका। तो ये टोटल 6 है। सिमिलर वे में मैंने कहा कि अगर मेरे पास 7 अगर हो, ठीक है, अगर मेरे पास 7 है तो 7 होने के केस में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरे पास 7 है, ठीक है, तो हमने कहा कि अगेन m/n से ही तो आया होगा 7, तो फिर से मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लाई करे कि 7 आएगा। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, 7 और 1 की, जिससे 7 आएगा। और कुछ सोच पा रहे हो कोई ऐसे दो नंबर्स? अब जब नंबर सोचोगे तो आपको पता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जीरो नहीं होगा वो, है ना। पता चले कि आप कोई भी दो नंबर फ्रैक्शन में ले ले, फ्रैक्शन में नहीं होगा कि नंबर ऑफ रो जो होंगे आपके इंटीजर होंगे, एक रो होगा या तो दो रो होगा, या ऐसे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा रो हो जाए, है ना। तो आधा रो नहीं होगा, आधा कॉलम नहीं होगा, 1.5 रो नहीं होगा, 1.5 कॉलम नहीं होगा, 3.5 रो नहीं हो सकता, 3.5 कॉलम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इंटीजर्स होंगे, ठीक बात है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। ये मैंने सोल्यूशन यहाँ पे लिख रखा है, बट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मैंने आपको इन जनरल फॉर्मेशन बताई कि जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी मैट्रिसेस का क्या है, AIJ से डिनोट करते हैं और इस साथ में इसके ऑर्डर को लिखते हैं, ठीक है। तो AIJ यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे m/n की बात कर रहे हैं। हमसे कह रहा है कि एक 2/3 का आपको अव्यूह बनाना है जिसके एलिमेंट आपको इस तरीके से शो करें और जिसके तत्व निम्न प्रकार से दिए गए हैं। दो बातें बड़ा ध्यान से सुनना। अभी मैंने बताया कि जो मैट्रिसेस होता है वो नंबर्स का, एलिमेंट्स का, फंक्शंस का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अगर यहाँ पे AIJ लिखा हुआ है तो अगर आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा है तो फंक्शन बेसिकली क्या था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का रिलेशन था, राइट। तो अगर AIJ है और AIJ बराबर मैं i+2j लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट है i और j का फंक्शन है, और यहाँ पे ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, राइट। तो अब अगर मुझे ये एलिमेंट बताना है तो कह रहा है कि एलिमेंट को आपको इसी रिलेशन से शो करना है, AIJ को बताना है। तो आपको 2/3 का एक मैट्रिसेस बनाना है जो कि एग्जैक्टली इस रिलेशन को फॉलो करते हुए जिसके एलिमेंट्स मुझे मिले। अब अगर मुझे 2/3 का एक मैट्रिसेस सोचना है तो मैंने कहा कैसे सोचेंगे। 2/3 कहने का मतलब क्या है कि 2 रो है 3 कॉलम्स है, राइट। 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे C1 होगा, यहाँ पे मेरे पास C2 होगा और यहाँ पे मेरे पास C3 होगा, ठीक है। अगर इसके एलिमेंट्स की बात करा जाए तो हमने कहा कि एलिमेंट्स भर सकते हैं। यहाँ पे A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा,
A23 होगा। तो बेसिकली मुझे ये तो मैट्रिसेस तो बन गई, बट यहाँ पे एलिमेंट जो आएंगे ऊपर वाले रिलेशन से आने चाहिए। रिलेशन आपको क्या गिवन है, तो ये गिवन है आपको कि ए आई जे जो है इज गिवन बाई आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से। अब जैसे जैसे आई और जे की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे वैसे वैसे मुझे एलिमेंट्स मिलता जाएगा। आई और जे की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, हमने कहा कि हमको एलिमेंट क्या चाहिए, तो हमको तो ये सारे एलिमेंट चाहिए ना, तो यहाँ पे जो सफिक्स में लिखा था उसके करस्पॉन्डिंग आई और जे पुट करते चले जाओ। मुझे अगर A11 चाहिए, इसका मतलब आई और जे की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 और जैसे यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो मुझे इस रिलेशन में भी पुट करना पड़ेगा, और ये रिलेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2 + 1 इज 3, और ये स्क्वायर करेंगे तो 9/2। ये मिल गया। मुझे अगर दूसरा एलिमेंट चाहिए A12 चाहिए, तो आई और जे की जगह मैंने A1 और 2 पुट कर दिया, क्या मिल जाएगा, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा आपके पास। अगर A13 चाहिए तो यहाँ पे 1 और 3 पुट कर दिया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे तो ये 47/2। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारे एलिमेंट यहाँ पे निकाल लूंगा और उनकी वैल्यूज को ऊपर वाले मैट्रिसेस में पुट कर दूंगा, तो मुझे रिक्वायर्ड मैट्रिसेस मिल जाएगी। और मुझे क्या चाहिए, 821 चाहिए, पुट कर दो तो 2 प्लस क्या, 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज ये आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का हाफ करोगे तो 8 आ जाएगा। A22 की बात कर लो तो यहाँ पे 2 + 2 × वॉट 2 अगेन, तो ये 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 का हाफ करोगे 80। A23 चाहिए मुझे, तो 2 + वॉट 2 × 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 + 2 इज 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 का हाफ करेंगे 32। अब ये सारे एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, मैट्रिसेस के अंदर पुट कर देना। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिसेस मेरे पास बनेगी वो क्या होगी, 3 के एलिमेंट से बनेगा, तो यहाँ पे 9/2, ठीक है, 9/2, 25/2, 47/2, ठीक है, 8, 18, 32, 2/3। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आई कि ये हमने कैसे किया, क्या किया। तो सोफार 2 बातें तो अब तक आप लोगों को ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। मैट्रिसेस क्या है वो तो समझ में आ गया, उसके एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाए कितने एलिमेंट्स हो गए, या फिर एलिमेंट्स देके मैट्रिसेस पूछा जाए तो बता सकते हो, ऑर्डर बता सकते हैं। अगर मेरे पास एलिमेंट जो AIJ से डिनोट कर रहा है उसमें कोई रिलेशन हो तो उसके थ्रू हम मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं, अगर मुझे ये गिवन हो, दिया गया हो कि उसके ऑर्डर क्या है, उसकी कोटि क्या है। तो इसी तरीके से होपफुली आप लोग ये दूसरा वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, मैं बताने को यहाँ से सॉल्व करवा दूंगा, बट इट्स बेटर कि आप खुद से करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, चलो आ जाते हैं अगेन। मेरे पास एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया वैसे, बट फिर भी देख लेते हैं। इस टाइप का कह रहा है कि मेरे पास 28 एलिमेंट हैं, तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, और अगर 13 होंगे तो क्या पॉसिबल होंगे। हमने कहा कि अगर आप ए मैट्रिसेस मान रहे हो, AIJ मेरे पास एलिमेंट्स हैं इसके, और यहाँ पे m/n कर रहे हो, और कह रहे हो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी इसके होंगे वो m/n से आ रहे होंगे। इसको ये आपको 28 गिवन है। अब 28 देख लो कि किसके मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कर सकते हैं हम लोग, और 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 × 28 करोगे तो बन जाएगा एक 28 आ जाएगा। 28 × 1 कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा 28। 2 के हिसाब से करोगे तो मुझे 28 चाहिए, तो 14 करना पड़ेगा, तो ये 28 देगा। 14 × 2 करोगे तो ये आपके पास 28 दे देगा। 3 के बात करेंगे तो 3 से नहीं बनेगा, 4 से बन जाएगा। 4 × 7 से करेंगे तो ये बन जाएगा 28, और 7 × 4 करेंगे तब भी ये बन जाएगा आपका 28। 5 से बनेगा क्या, नहीं, 5 का कोई ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे किसी पे 28 नहीं आएगा। 6 से होगा क्या, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से, तो 7 से हमने ऑलरेडी कर दिया है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14
हो जाएगा। तो 1 into 14 और 14 into 1 तो हमने ऑलरेडी शायद कर रखा है, सॉरी 14 into 2, 2 into 14। तो ये मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे जो कि आपके पास अगर 28 एलिमेंट्स हैं तो बनेगा। 13 के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला केस जो इसमें बी वाला है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं अगर इसमें 13 है, राइट, विच इज अगेन विल कम बाय m बाई n। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि 13 किसके मल्टीप्लीकेशन से आएगा, तो ऑब्वियसली 1 into 13 13 देगा, और 13 into 1 ही 13 देगा, क्योंकि वैसे भी ये प्राइम नंबर है तो इससे ज्यादा इसका फैक्टर बनेगा नहीं। तो जो कोई नंबर दे रहा है तो इसको आप उसको ऐसे भी बोल दो कि जितने उसके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, है ना, उस नंबर के उतने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, सॉरी उसके उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे, कोटि हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे कह रहा है कि आव्यूह ए का क्रम बताइए। अब यहाँ पे क्रम यहाँ पे इन्होंने गिवन नहीं है, तो क्रम बताने के लिए मैं कहूंगा कि मैं रो काउंट करूंगा, कितने रोज हैं, ठीक है, और कितने मेरे पास कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये तो रो हो गए, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और यहाँ पे मेरे पास तीसरा कॉलम हो गया। कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, तो यहाँ से समझ में आ गया कि मेरे पास 3 रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर समझ में आ गया, क्रम समझ में आ गया। तत्वों की संख्या मैंने कहा कि ये तो इसी से आता है ना, m बाई n करके, तो 3 into 3 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। हमसे कह रहा है कि आपको एलिमेंट बताने हैं ये वाले, ठीक है। तो अगर ये वाले एलिमेंट चाहिए पहले की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, ये होगा। तो A2 3 क्या होगा, x² माइनस वाई, ठीक है। फर्दर हमसे अगर पूछा जाए कि A31 क्या होगा, तो तीसरा रो पहला कॉलम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये क्या है आपका 0। और आपसे पूछता है कि अगर A12 क्या है, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो यही है, दूसरा कॉलम यहाँ पे है, तो दिस वन विल बी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विच इज 1, ठीक है। तो अगर ऐसे सवाल भी आते हैं तो आई होपफुली कि बता सकते हो, क्योंकि इतना फंडामेंटल तो हमने सीख ही लिया है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हमें मैट्रिसेस समझ में आ गया है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कभी भी किसी भी गिवन दो मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन आपको देखनी है जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करी जाए। वो क्या कंडीशंस हैं, पहला कि ये कि दोनों मैट्रिसेस को अगर हमें बराबर कहना है तो पहला काम तो ये कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनकी कोटि सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी बराबर होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत अवयव, और संगत अवयव का मतलब है कि अगर पहले वाले मैट्रिसेस के अंदर अवयव के अंदर उसका 1 1 जो लिख रहे थे, इसका पहला एलिमेंट और दूसरे वाले अवयव का पहला एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए। तो पहले कोटि बराबर होनी चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये दोनों जो गिवन मैट्रिसेस है दोनों वो बराबर है। अदरवाइज कहीं पे इवन एक भी सिंगल एलिमेंट ऐसा हो जाए कि वो बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर मैट्रिसेस नहीं कहेंगे। तो अगर इन जनरल मुझे शो करना, मैंने कहा कि लेट्स से मैंने यहाँ पे ए आई से एक m बाई n की मैट्रिसेस ली है, दूसरा मैंने b मैट्रिसेस लिए है, लेट्स से इसके एलिमेंट को मैं बी आई जे से डिनोट करता हूँ, लेट्स से ये p बाई q का है, राइट। तो क्या कंडीशन हम देखेंगे इसको, अगर बराबर या इसकी इक्वालिटी चेक करनी है तो पहला पहला आपको देखना कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि पहले नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए आपस में, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी बराबर होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, हमने कहा कि जो ए आई जे है जो कि एलिमेंट को शो कर रहा है, आई जे की वैल्यू पुट करते जाओगे तो एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए, तो वो भी आपस में बराबर होना चाहिए फॉर ऑल आई जे, ठीक है। सभी आई जे के लिए ए आई जे और बी आई जे दोनों आपस में अगर बराबर हैं तो इसको हम बोलते हैं कि दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां तक जितनी बातें समझ में आई हैं ठीक होगा, नहीं समझ में आई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे आ जाओ, ये बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, खैर इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। हमने कहा कि चलो सपोज मेरे पास ए और बी दो मैट्रिसेस है, सपोज क्या करना हमने ले ही रखा है, तो ये दोनों मेरे पास मैट्रिसेस हैं और इन दोनों मैट्रिसेस में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर आपकी, दो चीजें होंगी, या तो हम देंगे मैट्रिसेस
और ये कहेंगे कि बराबर है, ठीक है, वहां से कोई अननोन निकलवा रहे होंगे, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो आपको कहा जाएगा या फिर कहेगा कि कंडीशन फाइंड आउट करो कि ये दोनों बराबर है। दोनों ही केस में हमने कहा कि अगर यहाँ से ए और बी बराबर है, राइट, अगर ए मैट्रिसेस की मैं यहाँ पे बात करूं तो ये -1, 2 और 4 है इसके एलिमेंट, यहाँ पे 3, 0, 5 है। बी मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ ये है ए बी सी और डी ई एफ है, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे ये 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2/3 लिखा हुआ है, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है, सेम ऑर्डर है यहाँ पे दोनों का। पहली कंडीशन मीट कर गई। दूसरी कंडीशन अगर हमने कहा कि इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव बराबर कब होंगे? जब मैंने कहा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से बराबर होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से बराबर होना चाहिए, इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे वाले एलिमेंट से। अब यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा मैं बोल तो रहा हूँ, बट यहाँ पे ये कोई पहला दूसरा तीसरा इनकी पोजीशनिंग नहीं है, इनकी पोजीशनिंग A11, A12, A13, तो इनके पोजीशन के हिसाब से इनके जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। अब कोई कोई वर्टिकली चेक करना लग जाए कि ये पहले इसको ये पहला बोल दिया इसको दूसरा बोल दिया, तो दैट इज फाइन, हम यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं दे रहे, हम इनका पोजीशन जरूर देख रहे हैं। A11 होगा यहाँ पे और ये B11 होगा, ठीक है। तो A11 बराबर होना चाहिए B1 के, मतलब A बराबर होना चाहिए -1 के, तो यहाँ पे पहली कंडीशन कि A बराबर होना चाहिए -1 के। दूसरा यहाँ पे B बराबर होना चाहिए किसके? 2 के, तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे तीसरा C बराबर होना चाहिए 4 के साथ। यहाँ पे D की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे D है, D बराबर किसके होना चाहिए? तो 3 के साथ होना चाहिए। E बराबर किसके होना? 0 के। F बराबर होना चाहिए 5 के। तो इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, ठीक बात है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। एक तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल से आपको दिखा दिया कि ये सिंपली कैसे बराबर हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास ये मैट्रिसेस है, यहाँ पे गिवन है आपको, दूसरा ये मैट्रिसेस और ऑलरेडी इक्वेट कर दिया, मतलब ये कह रहे हैं कि ये बराबर है, तब हमको ये वैल्यू बतानी है। इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू चाहिए, और यहाँ पे भी देखोगे तो इनके अंदर भी एलिमेंट में एक्स मिल रहा है मुझे, डब्ल्यू मिल रहा है, वाई मिल रहा है, जेड मिल रहा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, यहाँ पे भी एक्स है, तो कहीं ना कहीं इनके इक्वालिटी पे बात, यहाँ पे इक्वालिटी बोल दिया, अब इसको कह रहे हैं कि इन अननोन को फाइंड आउट करके फिर इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर मैं ये वैल्यू बता पाऊँ, इसके लिए जरूरी है ना कि मुझे एक्स वाई जेड डब्ल्यू पता हो। अब वो कैसे पता चलेंगे? तुमने कहा कि जब इन्होंने ये कह दिया कि दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, तो हम बराबर कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे? x+3 है, 2y+x है, z-1 है, 4w-8 है पहला। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये -x-1 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 2w है। हमने कहा कि जब आपने बराबर बोल ही दिया तो पहली बात तो वैसे भी चेक करोगे तो ये 2/2 दिख रहा है, ये भी 2/2 का, तो ऑर्डर तो सेम है, दोनों का समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। x+3 बराबर होना चाहिए x-1 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो गया -4 के, राइट। तो x बराबर क्या मिल गया मुझे? -2, ठीक है। इसी तरीके से बाकियों को तुम कंपेयर कर सकते हो। आप लोग z-1 को कंपेयर कर दिया 3 से, यहाँ पे इस एलिमेंट को इसके साथ, तो यहाँ से z बराबर क्या मिल गया मुझे? 4 मिल गया, ठीक है। ऊपर वाला यहाँ पे 2y+x को कंपेयर करा 0 से, तो यहाँ से 2y बराबर क्या मिल गया? तो मुझे -x मिल गया, और यहाँ पे y बराबर करा तो -x/2 मिल गया। अब बोलोगे x कहाँ है? हमने कहा कि x ऊपर निकाला, तो वैल्यू पुट करोगे तो -2 करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, ठीक बात है। होपफुली सबको बात समझ में आ रही है। और लास्ट वाले को जब कंपेयर कर दोगे तो यहाँ से आपको w मिल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? 4w-8 इज इक्वल टू 2w। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2w बराबर क्या? 8, तो w की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? यहाँ पे 4 आ गई, ठीक है। सारी वैल्यूज को आप फिर से चेक कर सकते हो। ये 2x बराबर ये -4 हुआ, ठीक है, यहाँ पे -2 आया। और z की बात करो तो ये अगेन 4 आया। यहाँ पे 2x, हमने कुछ गलत तो नहीं किया है? 2y+x बराबर 0 है, ठीक है, तो -x/2 वैल्यू पुट किया 1, ठीक है, ठीक है। तो अब जो आपसे वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे, वो क्या पूछा गया है? mod of x + y प्लस mod of z + w, राइट। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। आपने सारी वैल्यूज इवेलुएट करके, x की वैल्यू मेरे पास -2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, z की वैल्यू 4 आई है, w की वैल्यू भी 4 आई है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? -1 मिल जाएगा, ये प्लस का
यहाँ पे 8 मिलेगा, दोनों को सॉल्व किया तो 1 + 8 विच इज इक्वल टू व्हाट 9। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आओगे ये बात। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको दूसरी चीज ट्रिकी चीज मिलेगी, बात करते हैं वो क्या है। अगेन बात तो वही है, कह रहे कि ए बराबर बी यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है ना, ये कह रहे कि ये दोनों बराबर हैं, तो ए और बी के मान ज्ञात करना आपको, ए और बी के वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से अगेन वही बात है कि कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ए गिवन है बी गिवन है और ए बराबर बी गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दो मैट्रिसेस की। क्या मिलेगा यहाँ से, a + 4 है मेरे पास, यहाँ पे 3b है, 8 है, माइनस का 6 है पहली मैट्रिसेस के अंदर, और यहाँ पे दूसरी मैट्रिसेस के अंदर जाएंगे तो 2a + 2 है, b² + 2 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे b² - का 5b है। अभी जो मैंने ऊपर करवाया वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, वो बहुत ही बस खाली आपको फंडामेंटल समझाने के लिए था। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में जब आप बात देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी देखो चीजें कैसे चेंज हो रही हैं और उसी चीज का कैसे एक्सटेंडेड वर्जन हो रहा है, समझते हैं। हमने कहा कि ये अगर बराबर है तो यहाँ से अगर पहले एलिमेंट को पहले के साथ कंपेयर कर दिया तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, a + 4 = 2a + 2 यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये 2a - a बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या मिल गया, 2। ठीक है, वेरी इजी। यहाँ पे इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 8 और 8 है, बराबर ही है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3b बराबर 3b बराबर b² + 2, राइट, यस, ये है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, b² - 3b प्लस का 2 बराबर व्हाट 0। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है, बन गया तो सॉल्व कर लेते हैं। b के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4 × a × c, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 × a। सबने सिद्धाचार्य पढ़ा हुआ, वो सिद्धाचार्य मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे फैक्टर निकालना 10th में हमने 4 तरीके से पढ़ा हुआ है। 3 प्लस माइनस यहाँ पे करोगे तो 9 - 8 = 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 + -1 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस लेंगे तो 1 आएगा। बी की मेरे पास यहाँ से 2 वैल्यूज मिली है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फिर इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या है मेरे पास, b² - 5b = क्या है, -6 है, -6 है। अब ये थोड़ा सा टफ टफ कह लो या फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो। यहाँ पे वो हर पॉसिबल चीजें डिस्कस हो जाएंगी जो ऊपर नहीं हुई है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि b² - 5b - 6 बराबर व्हाट 0। क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो v की वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो -b प्लस माइनस √b² विच इज 25 -4ac विच इज -6, ठीक है, यही है 4ac, ठीक बात है, डिवाइडेड बाई 2 × a, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस n डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से b के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 5 प्लस माइनस, और यहाँ पे 25 माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 प्लस माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 होगा, प्लस लिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे पूरे इन मैट्रिसेस के अंदर देखूं तो ए और बी 2 अननोन है। ए का मेरे पास ए की वैल्यू आया जो कि 2 था, और अगर 2 दोनों साइड पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो अगेन 6 आ गया, मतलब ए की वैल्यू के साथ तो मुझे कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, हम जब बी की वैल्यूज पे आते तो बी की वैल्यूज में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 वैल्यूज यहाँ पे मिली है और 2 वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब उनमें से भी आप देखोगे एक तो कॉमन है दोनों में, विच 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो बेसिकली मेरे पास 3 वैल्यू आई, 1 2 क्या क्या आया, 1 2 और 3, ये 3 वैल्यूज आई हैं। क्या तीनों वैल्यूज को मैं बी की वैल्यूज मानूंगा कि नहीं मानूंगा,
तुमने कहा वो इस बात से हमने कहा कि इक्वेट करके वैल्यू निकाली ना हमने, और हम ये कह रहे हैं कि बी के वैल्यू के लिए जब यहाँ पे बी अननोन पुट करोगे तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ, जहां पे भी बी है हर जगह पुट कर दिया, यहाँ पे पुट करूंगा तो 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज 3। तो यहाँ पे तो ये 1 के लिए सेटिस्फाई है। नीचे पुट कर लो, यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 × 1, तो 1 माइनस 5 इज माइनस का 4। इसका मतलब ऊपर तो ये बात वैलिड हो रही है ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए, नीचे वाले के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे -6 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है, तो -6 इज नॉट इक्वल टू -4 ना। और हमने इक्वालिटी में बताया कि बराबर तभी बोलेंगे जब उनके संगत हुए बराबर हो। 1 पुट करने पे ये नीचे वाली वैल्यूज तो बराबर नहीं हो रही है, इसका मतलब 1 का जो बी की वैल्यू 1 आई है वो हमारे लिए सही वैल्यू नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बी को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो बी के उस वैल्यू के लिए जो एलिमेंट जितने भी आपके पास मैट्रिसेस के अंदर हैं, अगर बी की वैल्यू मैंने पुट करी वहां पे, तो एलिमेंट संगत वाले जो है वो बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो बी तो फेल कर गया। लेट्स से मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा, 3 × 2 इज 6, समझ में आता है। 2 का स्क्वायर किया तो 4 + 2 इज 6, यहाँ पे भी वैलिड हो गया। नीचे यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -5 × 2, तो 4 माइनस 5 × 2 इज वॉट 10, तो करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। मतलब नीचे भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 2 की जो वैल्यू है ये सही है, इसको हम मानेंगे, क्योंकि वो हर जगह के लिए किसी भी वैल्यू, चाहे ऊपर पुट किया चाहे नीचे पुट किया, हर जगह वो बराबर एलिमेंट्स को बना रहा है, संगत अवयव बराबर हो रहा है उसके लिए। 3 के लिए बात करें तो 3 जब जैसे पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 × 3 इज 9 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर इज 9 + 2 11 हो जाएगा। ये क्या सेटिस्फाई कर रहा, नहीं कर रहा। एक ही जगह फेल हो गया तो नीचे वाला मैं चेक ना भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नीचे वाला सेटिस्फाई भी कर गया तब भी एक जगह फेल हो चुका है, तो 3 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ओनली 1 वैल्यू इज यहाँ पे मैं वैसे मिली है जो कि सबको सेटिस्फाई कर रही है। तो अब अगेन यहाँ पे जब फाइनल आंसर लिख रहे होंगे तो ए और बी की क्या वैल्यू है जिनके लिए ये दोनों बराबर है, तो ए की वैल्यू इज 2 एंड बी की वैल्यू इज 2 अगेन। ठीक है, बाकी वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, होपफुली ये बात सबको समझ में आ रही है। ध्यान से जिसने भी सुना है वो सारी बात समझ गया होगा, दोबारा समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि अब कहीं पे वो हो रहा, रिपीट करके वीडियो को जरूर से देख लो। इसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो टोटल ये मेरे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके अलावा भी आपको हो सकता है किसी आप अच्छी बुक को रेफर करो जेई लेवल की, तो आपको वहां पे इसके अलावा भी और टाइप के मैट्रिसेस देखने को मिलेंगे, उनके नाम्स देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ बोर्ड की चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या मैट्रिसेस है, स्तंभ मैट्रिक्स या जिसको मैं कॉलम मैट्रिक्स बोलता हूँ, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह, शून्य आव्यूह, ये इतने टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं जो कि हम यहाँ पे आज की क्लास में डील कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके इन पे सब पे डिस्कस करेंगे। 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा इनका नाम है वैसे ये मैट्रिसेस हैं। कैसे, हमने कहा कि बात करते हैं। पहला आपके पास रो मैट्रिक्स है या फिर कॉलम मैट्रिक्स जो भी है, कॉलम को शायद हमने आगे रख दिया है, चलो इनकी नंबरिंग कोई मैटर नहीं कर रही। तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास अगर रो मैट्रिक्स है, नाम क्या है, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, क्या मीनिंग है, हमने कहा कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें, मैट्रिसेस इन जनरल एआईजे से डिनोट करते हैं हम लोग, m/n होता है। तो कह रहा है कि कोई भी मैट्रिसेस को मैं पंक्ति आव्यूह कब बोलूंगा, जब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति हो। एक ही पंक्ति होने का मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू 1 हो जाए तभी तो एक ही पंक्ति होगा। तो यहाँ से a बराबर मैं किसी भी ऐसे मैट्रिसेस, इसमें जितने भी कॉलम हो, कॉलम से मुझे मतलब नहीं है, 10 20 50 100 कॉलम भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट पंक्ति एक ही होनी चाहिए, रो एक ही 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/n ऐसे जितने भी मैट्रिसेस बनेंगे उनको मैं क्या बोलूंगा, पंक्ति आव्यूह। एग्जाम्पल के लिए ये आपको दिख रहा है ना, 1/n टाइप का। अब इसमें कॉलम देखोगे तो 1 2 3, यहाँ पे n कॉलम्स है। यहाँ पे देख लो अगर 1/4 में करूंगा तो रो तो मुझे ये एक ही दिख रहा है ना, कॉलम की बात करूंगा तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, जो कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 है। ठीक, तो एनी मैट्रिसेस विच हैज सिंगल रो इज कॉल्ड
रो मैट्रिसेस, ठीक है। सेम वे में कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है, अब बात उल्टी हो जाएगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, रो जितनी मर्जी उतनी हो जाए, ठीक है। तो जब कॉलम 1 बनाना पड़ेगा, हमने कहा कि जो मैट्रिसेस है, अगेन वी हैव AIJ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस इज दिस वे। अब यहाँ पे कॉलम 1 करना है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 1। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, AIJ बराबर व्हाट, m/1, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास है, यहाँ पे मेरे पास कितने रो हैं, देखो तो ये R1 बोल सकते हैं, इसको इसको R2 बोल सकते हैं, इसको R3 बोल सकते हैं। बट जब यहाँ पे बात करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम है, और यहाँ पे भी वही बात है, एक कॉलम है, यहाँ पे रो मेरे पास कई सारे हैं। रो मैट्रिसेस समझ में आया, कॉलम मैट्रिसेस समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। बस नाम नाम है, नाम से समझ में आ जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। हमने कहा कि अगेन एक मैट्रिसेस बोल रहा हूं AIJ, और ये मैट्रिसेस m/n की है। तो एनी मैट्रिसेस जो कि ये m/n की है, और जब भी ये m और n आपस में बराबर नहीं होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस या फिर आयताकार। m और n बराबर नहीं हो चाहिए, कुछ भी हो बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो मतलब जीरो तो नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकते हैं इंटीजर्स में। तो m और n बराबर नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो इसमें मुझे 4 कॉलम दिख रहा है, 3 रो मिल रही है, तो ये 3/4 का है, तो ऑब्वियसली 3 and 4 इज नॉट इक्वल। यहाँ पे 3/2 के एक मैट्रिसेस है, तो ऑब्वियसली 3 and 2 इज नॉट इक्वल। तो ऑर्डर में जाओ, देखो कि ये दोनों जो नंबर्स आपने लिखे रो और कॉलम्स लिए हैं, अगर रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है किसी भी गिवन मैट्रिसेस का, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे अगर कहीं ये बराबर हो जाए, फिर हमने कहा कि जैसे ही आपका ये गिवन मैट्रिसेस के लिए अगर ये बराबर हुआ, वहां पे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, m/n में। अगर ये बराबर हो गया तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, दोनों में बराबर हो जाए, नंबर्स जो भी हो, बट ये नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली 3 = 2 2 के बराबर है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि 3 रो है 3 कॉलम है, ये दिख रहा है मुझे, R1 R2 R3 C1 C2 C3। सिमिलर यहाँ पे R1 R2 C1 C2 यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, आपस में बराबर है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिसेस है, डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो अब इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो मुझे बहुत टाइम देके पढ़ाना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो कह रहा है कि एक वर्गावयु, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें रो और कॉलम बराबर है। कह रहा है कि एक वर्गावयु को विकर्णावयु कहा जाता है यदि इसके गैर विकर्ण तत्व शून्य है। मतलब कोई भी एक मैट्रिसेस ले लो, और इसमें अगर मान लो एक 2/2 का मैं मैट्रिसेस ले रहा हूँ, पहले 2/2 लिया तो ये यहाँ से क्या डिनोट कर दिया कि चलो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ना, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके पहले 2/2 में अगर मैं एलिमेंट देखूंगा तो A11 A12 A21 A22 होगा। तो इसका डायगोनल वाले ये एलिमेंट क्या होंगे, ये आपके डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको क्या बोलना है, मुझे डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है, तो सिंपली इसका मतलब ये है कि A11 कुछ भी हो, जीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पे जीरो होना है, यहाँ पे जीरो है, बट A22 भी जीरो नहीं हो सकता 2/2 के मैट्रिसेस में। आप यहाँ पे लिखोगे कि A11 इज नॉट इक्वल टू जीरो, A22 इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके अलावा कुछ भी हो जाए, है ना। तो एनी मैट्रिसेस जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारी जीरो हो जाए, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जब कह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, अगर एग्जांपल के लिए और भी देखना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा है ये 1/1 की मैट्रिसेस है, तो A11 एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो डायगोनल होगा। यहाँ पे ये इसका डायगोनल है, यहाँ पे ये इसका डायगोनल है, इनको छोड़ के और कोई एलिमेंट है जो इसमें नॉन जीरो है, तो ऊपर के एलिमेंट भी जीरो है, नीचे के भी एलिमेंट जीरो है। ये 3/3 का मेरे पास है, यहाँ पे 2/2 का है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देना है इस पे, सिंपली ठीक है।
अगला आता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो सिंपल सा ये कह रहे हैं कि जहां पे आई इज नॉट इक्वल टू जे है वो जीरो होगा, और आई इक्वल टू जे है वो क्या है, आपके पास एक के एक स्केलर होना चाहिए। अब सिंपल सी बात समझो, मैंने डायगोनल बताया, ठीक है, ये डायगोनल का ही एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है। ये कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स मान लिया। क्या मुझे पता है डायगोनल्स के बारे में? डायगोनल्स के बारे में मुझे ये पता है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो अब डायगोनल पे कुछ भी हो जीरो नहीं होना चाहिए, ये डायगोनल के लिए है। हमने कहा कि उसी डायगोनल में अगर वो जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो कोई एक सिंगल स्केलर हो जाए, जो भी हो सिंगल एक ही वैल्यू हो। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे अगर मैंने 2 by 2 का लिया, तो इस पहली बात तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, लेकिन डायगोनल होने के साथ साथ इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम ही हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। यहाँ पे देख लो 3 by 3 है, और इसका डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो भी जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो है। अब अगर ऐसा है तो हमने कहा कि डायगोनल होने के साथ साथ ये जो एलिमेंट है ना डायगोनल पे ये सब सेम है, और सिर्फ डायगोनल होने के लिए मैंने कहा कि ये सेम होने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 5 7 -1 2 इस तरीके से, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर आता है आपका आइडेंटिटी, ये फिर अब उसका भी एक्सटेंडेड वर्जन है, राइट। क्या है ये? तो इसका भी एक्सटेंडेड वर्जन है। अभी तक तो मैंने कहा, अब फिर से सुनो, मैंने डायगोनल बनाया तो मैंने कहा कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए। अब डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो सकते थे जीरो को छोड़ के। फिर उसी का हमने एक्सटेंडेड वर्जन बनाया, उसको स्केलर बोला। मैंने कहा कि डायगोनल हो और डायगोनल वाले एलिमेंट जब सेम हो जाए तो उसको स्केलर बोल दूंगा, ठीक है। अब सेम होने में वो 5 हो सकता था, वो 2 हो सकता था, वो कोई भी नंबर हो सकता था, ठीक है, बट सेम होना चाहिए डायगोनल पे। उसी डायगोनल पे सेम होने के साथ साथ मैंने कहा कि अब ऐसा हो जाए कि वो डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकते हैं, और बाकी नॉन डायगोनल वाले जीरो हो जाए। और ऐसा जहां पे भी जिस भी मैट्रिक्स में हो रहा होगा वैसे मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलूंगा। इसका रिप्रेजेंटेशन यूजुअली मैं आई से करता हूं। अगर ये 1 by 1 की मैट्रिक्स है तो ये I1 से बोलोगे, अगर ये 2 by 2 की है तो I2 बोलोगे, 3 by 3 के है तो इसको I3 से डिनोट करेंगे। क्या है इसमें? तो हमने कहा कि डायगोनल वाले एलिमेंट 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, तब उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। इजी है, जैसा नाम है बस वैसे रिप्रेजेंटेशन इसका। अगला मैट्रिक्स आपके पास आता है नल मैट्रिक्स। अब इसमें मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शून्य अवयव है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। क्या इसका रिलेवेंस है? जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो वैसे वैसे बात करते जाएंगे। मतलब ऐसे कोई भी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स, अब यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे इस पे कोई कंडीशन नहीं थी। कंडीशन स्टार्ट हुई थी डायगोनल से, फिर स्केलर्स पे, और फिर आपके पास आइडेंटिटी पे। वो तीनों के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी था, बाकी क्यों के लिए नहीं, ठीक है। तो होपफुली आप सबको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो आप फिलो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप उस पर अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो टीचर से। विद इन 60 सेकंड आपके पास टीचर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन पे फोटो खींचने हैं, अपलोड करना है ऐप पे, और आपको टीचर से आपको 1 to 1 डिस्कशन मिल जाएगा, सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ये वीडियो में आपने कुछ सीखा है, कुछ पसंद आया हो, तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, और वीडियोस आपके पास मिलते रहें इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग।